साल 1942 के फरवरी का महीना था। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के तटीय इलाकों पर बसे शहरों में जापान के द्वारा हवाई हमले का संकट गहरा होता चला जा रहा था। इसी फरवरी महीने की 25 तारीख को रात के 2:25 पर लॉस एंजलिस शहर में एयर रेड सायरन्स गूंज उठे, जिसका मतलब था कि शहर के ऊपर हवाई हमला हो गया है। पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया गया और चहल पहल से भरा रहने वाला लॉस एंजलिस शहर पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। एक माचिस की तीली भी जलाने की इजाज़त नहीं थी। अमेरिकन सेना ने विशालकाय सर्चलाइट ऑन की और उन्हें आसमान की तरफ तान दिया। ये लाइटें अंधेरी रात में उड़कर आने वाले दुश्मन देश के जहाज़ों को लॉस एंजलिस के आसमान में खोजने लगी। इसके लगभग पौने 1 घंटे बाद 3:06 पर अमेरिकन सेना की 37वीं कोस्ट आर्टिलरी ब्रिगेड ने फायर करना शुरू कर दिया। भारी भरकम एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को दागा जाने लगा। एक के बाद एक सेल्स लगातार दागी जा रही थी। इन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स से दागी जाने वाली सेल्स की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि लॉस एंजलिस शहर में रहने वाले लोगों ने इन्हें बमों के धमाके समझ लिया। तो उनको लगा कि दुश्मन देश के जहाज़ आ गए हैं और बम गिरना चालू हो गए हैं। लॉस एंजलिस शहर में रहने वाले लोगों का एक एक पल बड़ी मुश्किल से बीत रहा था। किसी को नहीं पता था कि कब किसके ऊपर कौन सा बम आकर गिर जाए। खैर, जैसे तैसे रात बीती और सुबह का सूरज निकला। लेकिन सुबह लोगों का सामना एक बहुत ही अजीब चीज़ से हुआ। लॉस एंजलिस शहर पर ना तो कोई बम गिरा था और ना ही अमेरिकन सेना के द्वारा दुश्मन देश का कोई जहाज गिराया गया था। शहर में जो भी नुकसान हुआ था वो सेना के द्वारा दागी गई सेल्स की वजह से ही हुआ था। फिर इसके अगले दिन यानी 26 फरवरी को लॉस एंजलिस टाइम्स में एक फ़ोटो छपती है जिसने सबको चौंका दिया। इस फोटो में सेना की सर्चलाइट से घिरी हुई एक उड़न तस्तरी दिखाई दे रही थी। तो जब लॉस एंजलिस शहर पर कोई बम नहीं गिरा था, दुश्मन देश का कोई जहाज़ नहीं गिराया गया था, तो फिर क्या सेना रात में किसी उड़न तस्तरी के ऊपर फायरिंग कर रही थी? और क्या किसी उड़न तस्तरी को गिराया भी गया था? अब लोगों के सामने ये सवाल था। उस रात जो कुछ भी हुआ था वो एक पहेली बन गया और इस पहेली को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है बैटल ऑफ लॉस एंजलिस की कहानी। 7 दिसंबर 1941 को, यानी इस घटना से लगभग 3 महीने पहले, जापान की नेवी और एयरफोर्स ने अमेरिकन सेना के नेवल बेस पर्ल हार्बर के ऊपर हमला कर दिया था। जापानी सेना के 353 एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स के द्वारा यह हमला किया गया था। इस हमले में अमेरिकन सेना के 19 वारशिप्स और 300 एयरक्राफ्ट तबाह हुए थे। इस हमले में 2400 के लगभग लोगों की जान गई थी। 1000 के लगभग लोग घायल हुए थे। इस हमले का असर यह हुआ कि अमेरिका पूरी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। जब युद्ध आगे बढ़ा तो जापानी सबमरीन्स ने अमेरिका के तटीय इलाकों में गश्त लगाना शुरू कर दिया। एक अमेरिकन जहाज जो तट से कुछ ही दूरी पर था और किनारे से दिखाई भी दे रहा था, उसे जापानी सबमरीन्स ने डुबा दिया। युद्ध अब समंदर के रास्ते अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। किसी भी वक्त जापानी सबमरीन्स हमला कर सकती थीं या फिर विमान आकर बम गिरा सकते थे और अमेरिका ने हमले के लिए खुद को तैयार करना भी शुरू कर दिया था। बंकर बनाए गए थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को लगाया गया था और नागरिकों को हमले के दौरान बचने के तरीके बताए जा रहे थे। आए दिन ब्लैकआउट की ड्रिल होने लगी थी। ब्लैकआउट के दौरान सारे शहर की लाइटों को बंद कर दिया जाता था। कोई भी रोशनी करने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि एक सिगरेट के जलाने पर भी रोक थी। ब्लैकआउट करने के पीछे वजह ये थी कि सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट को पता न चले कि शहर कहाँ पर है, क्योंकि उस समय के जो प्लेन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा साधारण किस्म के हुआ करते थे। रात के वक्त उनको उड़ाना काफ़ी मुश्किल भरा काम हुआ करता था। नेविगेशन के लिए मैप्स और कंपास का ही उपयोग किया जाता था या फिर खिड़की से बाहर झाँककर लोकेशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। इसलिए शहर कहाँ पर है रात के वक्त ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल भरा काम था। लेकिन अगर लाइटें जलती रहें तो आसानी से पता लग जाता था कि इस जगह पर शहर मौजूद है। इस वजह से ब्लैकआउट कर दिया जाता था। घरों की खिड़कियों पर काले पर्दे लगा दिए जाते थे जिन्हें ब्लैकआउट के दौरान गिरा दिया जाता था। दुकानों, थिएटर और बाकी ऐसी जगहों पर भी छोटी से छोटी रोशनी को बुझा दिया जाता था। ब्लैकआउट के दौरान रेडियो स्टेशंस को भी बंद कर दिया जाता था। समंदर के किनारे बसे लोगों के दिलो दिमाग पर डर पूरी तरह से हावी हो चुका था। लॉस एंजलिस शहर में इतने ब्लैकआउट किए गए थे कि इसका नाम ही सिटी ऑफ शैडोज पड़ गया था। फरवरी की 23 तारीख को, यानी इस घटना से महज एक दिन पहले, एक जापानी पनडुब्बी ने शाम के 7 बजे सेंटा बारबरा के निकट बने एलवुड ऑयल फील्ड के ऊपर हमला कर दिया था। पनडुब्बी ने विशालकाय डेक कैनन इसकी तरफ तानी और कोयले दागना शुरू कर दिया। 20 मिनट में लगभग 25 कोयले दागे गए। उसके बाद पनडुब्बी चली गई।
अब चूंकि रात का वक्त था और समंदर की लहरों की वजह से ये पनडुब्बी हिल रही थी, इस वजह से ठीक से निशाना लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था। इस कारण कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ था, फिर भी पनडुब्बी अपना मकसद पूरा करने में सफल हो गई थी, और वो मकसद था किनारे पर बसे लोगों के दिमाग में डर को बैठाना। फिर 24 फरवरी की शाम यानी घटना से ठीक पहले वाली शाम को नेवल इंटेलिजेंस के द्वारा अलर्ट जारी किया गया कि अगले 10 घंटे में कैलिफोर्निया के तटीय इलाकों के ऊपर हमला हो सकता है। फिर शायद इनको कोई और जानकारी मिली और इस अलर्ट को 10:23 पर वापस ले लिया गया। तो अलर्ट तो वापस ले लिया गया था, लेकिन हमले का खतरा लगातार बना हुआ था। इस अलर्ट के दौरान सैनिकों ने यहाँ के आसमान में कुछ फ्लेयर्स और टिमटिमाती हुई रोशनियों को देखा था। फिर 1:43 पर 3 अलग अलग राडार स्टेशनों ने किन्हीं अनजानी चीज़ों को उठकर लॉस एंजलिस की तरफ आते हुए राडार की स्क्रीन पर देखा। फिर 2 बजे के लगभग ये जो अनजानी चीज़ें आ रही थी, ये किनारे से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर आ गई थी। फिर इसके बाद 2:15 पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की यूनिट को ग्रीन अलर्ट पर कर दिया गया और आने वाले हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया। अब सेना के लिए ये जाहिर सी बात थी कि ये जो भी अनजानी चीज़ें आ रही हैं, ये जापान के विमान हैं और हो सकता है कि इनके साथ पनडुब्बियाँ भी आ रही हो। अमेरिकन सेना के पास जो फाइटर जेट थे, उन्हें तैयार कर दिया गया और आदेश का इंतजार करने के लिए कहा गया। क्योंकि अमेरिकन सेना के पास जो फाइटर जेट थे, इनकी संख्या कम थी, तो जापानी सेना के कितने विमान आ रहे हैं और किस तरफ से आ रहे हैं, ये जानने के बाद इनको उड़ाया जाता। फिर इसके 10 मिनट बाद 2:25 पर ये जो भी अनजानी चीज़ आ रही थी, ये समुद्री किनारे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आ गई थी। फिर रेड सायरन्स को बजाया गया और ब्लैकआउट कर दिया गया। फिर इसके बाद ये जो अनजाने विमान आ रहे थे, ये अचानक राडार से गायब हो गए। तो अब जब ये राडार से गायब हो गए थे, तो सेना के पास यही रास्ता बचता था कि सर्चलाइट को ऑन किया जाए और मैनुअल तरीके से इन्हें लॉस एंजलिस के आसमान में ढूंढा जाए। तो सर्चलाइट को जलाया गया और इन्हें लॉस एंजलिस के आसमान में खंगाला जाने लगा। लाइटें जलाए हुए 15-20 मिनट का वक्त बीत चुका था, लेकिन अभी तक आसमान में कोई भी प्लेन दिखाई नहीं दिया था। अब तक जो भी प्लेन दिखाई दिया था, वो बस राडार की स्क्रीन पर ही दिखाई दिया था। इसके अलावा अजीब बात यह भी थी कि आसमान से किन्हीं प्लेन की कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो लोग घरों से बाहर निकलकर देखने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। इसके अलावा हजारों की तादाद में एयर रेड वॉलंटियर्स सर पर हेलमेट पहने शहर में घूम रहे थे और लोगों को सावधान कर रहे थे। फिर 3:06 पर सर्चलाइट्स को टारगेट दिखाई दिया और गन्स दहाड़ उठी। 250 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने एक के बाद एक फायर करना शुरू कर दिया। इस टारगेट के बारे में बताया गया कि इसकी पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक कि किसी ब्लिम्प यानी एयरशिप के जैसा लग रहा था। इसे सैंटा मोनिका से देखा गया था और फिर यह लॉन्ग बीच की तरफ धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। जब तक ये आसमान में दिखाई देता रहा, तब तक सेना लगातार इसके ऊपर फायरिंग करती रही। 25 मील की यात्रा तय करने में इसे आधे घंटे के लगभग का वक्त लगा था। तो किसी प्लेन के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा धीमी रफ्तार थी। तो अब ये क्या चीज़ थी, इसकी तो पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन आर्मी के पास सिविलियंस की सैकड़ों फ़ोन कॉल्स आ रही थी। किसी ने बताया कि आसमान में पंछियों के जैसे प्लेन उड़ रहे हैं, तो किसी ने बताया कि दुश्मन देश के जहाज़ों का पूरा बेड़ा है। किसी ने विशालकाय गुब्बारे के बारे में बताया, तो एक पुलिसमैन ने खबर दी कि अमेरिकन सेना ने दुश्मन देश का एक जहाज़ गिरा दिया है। आसमान में लगातार धमाके हो रहे थे। दागे जाने वाले गोलों की लकीरों और धुएं से पूरे का पूरा आसमान भर गया था। लॉस एंजलिस में रहने वाले लोगों ने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। इनको लग रहा था कि दुनिया जैसे खत्म होने वाली है। तमाम लोगों ने गाड़ियों से भागने की भी कोशिश की थी। 2 लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और 3 लोगों को डर की वजह से दिल का दौरा पड़ गया था। 4:14 तक 250 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगातार फायर करती रहीं। फिर इसके बाद सीज फायर कर दिया गया। इस दौरान इन गन्स से कुल 1433 फायर किए गए थे। 1 घंटे के लगभग तक ये फायरिंग चली थी। फिर सुबह के 7:25 पर ब्लैकआउट को हटा दिया जाता है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था कि दिन के उजाले में लॉस एंजलिस के निवासियों ने देखा कि ना तो कोई बम गिरा है और ना ही अमेरिकन सेना ने जापानी सेना का कोई भी विमान गिराया है। जो भी नुकसान हुआ था वो अमेरिकन सेना के द्वारा दागी गई सेल्स की वजह से ही हुआ था। किसी के घर पर सेल्स गिर गई थी, किसी की कार पर गिरी थी, तो किसी के बगीचे में गिर गई थी। लेकिन जब ना तो एक भी बम गिरा था और ना ही दुश्मन देश का कोई जहाज़ गिराया गया था, तो सेना फायरिंग क्यों कर रही थी
और वो क्या चीज़ थी जो सेंटा मोनिका से दिखाई पड़ी थी और लॉन्ग बीच पर जाकर गायब हो गई थी। ये सारे सवाल लॉस एंजलिस में रहने वाले लोगों के दिमाग में चलने लगे थे। फिर इसके बाद सेना की तरफ से जो बयान आए उन्होंने कन्फ्यूजन को और ज़्यादा बढ़ा दिया। 25 फरवरी को सेक्रेटरी ऑफ नेवी विलियम नॉक्स ने सबसे पहले ये बयान दे दिया। इन्होंने कहा कि यह एक फाल्स अलार्म था और दुश्मन देश के कोई भी प्लेन्स नहीं आए थे। सेना ने तनाव, भ्रम और डर की वजह से ही गोलीबारी शुरू कर दी थी। अब बात यह थी कि सेना के तमाम जवानों ने और एक कर्नल ने भी आसमान में विमान देखने के बयान दे दिए थे। इसके अलावा तमाम नागरिकों ने भी आसमान में विमान देखे थे। कैसे भी विमान देखे थे, लेकिन विमान देखे थे, क्योंकि ये जो समय था 1942 का, तो लोगों को उड़न तस्तरियों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो लोगों ने आसमान में जो कुछ देखा, इन्हें जैसा समझ में आया वैसा इन्होंने बता दिया। तो अगर प्लेन नहीं थे तो फिर क्या था, क्योंकि आसमान में कुछ ना कुछ तो मौजूद था। तो सेना की तरफ से ये कहना कि ये महज डर, तनाव और भ्रम की वजह से सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी थी, ये कहीं से भी सही नहीं था। तो जब ये खबर रेडियो पर अनाउंस हुई तो सेना के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गई। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए आनन फानन में सेक्रेटरी ऑफ वॉर हेनरी एल स्टिम्सन ने कॉन्फ्रेंस की और बयान दिया कि आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जॉर्ज मार्शल को भेजी गई जानकारी के मुताबिक 15 प्लेन्स जो कि कॉमर्शियल प्लेन हो सकते हैं, वो दुश्मनों के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे थे और लॉस एंजलिस के आसमान में उड़ रहे थे। लेकिन ये बयान पूरी तरह से झूठ था। खैर, यही खबर आगे राष्ट्रपति रूजवेल्ट को भी भेज दी गई। इसमें लिखा गया कि कोई बम नहीं गिरे, सैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई प्लेन नहीं गिराए गए, अमेरिकन सेना के या नेवी के कोई प्लेन आसमान में नहीं थे। तो अब सेना ने खुद ही स्वीकार कर लिया था और ये बात पूरी तरह से साफ हो गई थी कि अमेरिकन वायुसेना के या फिर नेवी के कोई भी प्लेन्स उस रात लॉस एंजलिस के आसमान में नहीं थे। लेकिन जापान के भी कोई विमान नहीं थे, क्योंकि युद्ध के बाद जापान ने खुद ही स्वीकार किया था कि उस दिन जापान के द्वारा ना तो कोई प्लेन्स भेजे गए थे और ना ही किसी दूसरे माध्यम से जापान ने कोई हमला किया था। खैर, 26 तारीख को 3 तरह की खबरें अखबार में छपती हैं। पहली खबर ये थी कि एक फाल्स अलार्म था, और दूसरी खबर कि 15 प्लेन थे, और तीसरी खबर एक फोटो के रूप में छपी थी। इसमें एक अनजान विमान था जो 9 सर्चलाइट के बीच में घिरा हुआ था और इस अनजान विमान के आसपास सेल्स के धमाके हो रहे थे। ये अनजान विमान लगभग एक उड़न तस्तरी की तरह से लग रहा था। अब ये जो फोटोग्राफ अखबार में प्रिंट किया गया था, ये ओरिजिनल फोटो नहीं था। इसमें थोड़ा बहुत टचअप किया गया था, लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं थी। उस समय के सारे अखबार फ़ोटोज़ को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादातर फ़ोटोज़ को थोड़ा बहुत टचअप करके ही प्रिंट किया करते थे। लेकिन इसका जो ओरिजिनल फ़ोटो है उसमें भी देखा जा सकता है कि 9 सर्चलाइट आसमान में किसी चीज़ के ऊपर टिकी हुई हैं और इस चीज़ के आसपास धमाके हो रहे हैं। सर्चलाइट का प्रकाश इस चीज़ से टकरा रहा है, क्योंकि सर्चलाइट का प्रकाश इस चीज़ के आगे आसमान में हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इसके अलावा लॉस एंजलिस में रहने वाले कुछ लोगों के बयानों ने भी इस चीज़ के उड़न तस्तरी होने की बात को तूल दिया था। इन लोगों के अनुसार ये 4 या 5 अजीब तरह के विमान थे जो धीमी रफ्तार से आसमान में उड़ रहे थे। कभी ये बहुत नीचे उड़ते तो कभी कुछ ऊंचाई पर जाकर उड़ने लगते। आसमान में ये एक जगह पर बिना किसी गति के पूरी तरह से स्थिर मंडरा भी रहे थे। शायद यही वो समय रहा होगा जब 9 सर्चलाइटें इसके मंडराने के दौरान इसके ऊपर निशाना लगा पाई और फोटोग्राफर फ़ोटो खींच पाया। लोगों ने बताया कि ये चीज़ें अचानक से तेज़ रफ्तार पकड़ लेती थीं और आसमान में दूर जाकर गायब हो जाती थी। अब अगर इन सारी बातों को हम ब्लिंक वाली बात से मिलाकर देखें तो एक तस्वीर हमारे सामने निकल कर आती है। इसके अलावा लॉस एंजलिस और सैन बर्नार्डिनो के कुछ अनजान लोगों ने बताया कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जो इस धरती की नहीं थी, और ये चीज़ें शायद इन्हीं विमानों से गिरी थी। इन विमानों के बारे में ये भी बताया गया कि इन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से कोई खास नुकसान नहीं हो रहा था। इनमें जाने कौन सी तकनीक थी कि एंटी एयरक्राफ्ट गन से दागे जाने वाले सेल्स इनको अपना निशाना नहीं बना पा रहे थे और इनसे कुछ दूरी पर जाकर ही फट जाते थे। फायरिंग बंद होने के बाद ये चीज़ एक बार फिर से लॉन्ग बीच पर दिखाई थी और सेंटा मोनिका की तरफ बढ़ती रही। सेंटा मोनिका पर जाकर ये गायब हो गई। उसके बाद दोबारा ये दिखाई नहीं दी। फिर 1948 में इतिहासकार विलियम बॉस ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करी। ये रिसर्च इन्होंने एयरफोर्स के कहने पर ही तैयार करी थी
और सेना की तरफ से इन्हें सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए गए थे। अपनी रिसर्च के आधार पर विलियम गॉस ने निष्कर्ष निकाला कि इस सारी घटना के पीछे मौसम का पता लगाने के लिए छोड़े गए 2 गुब्बारों का हाथ था। इन दोनों गुब्बारों को हॉलीवुड के निकट से छोड़ा गया था। सेना के कुछ जवानों ने इन गुब्बारों और इनसे निकलते लाल फ्लेयर्स को देखा भी था। लाल फ्लेयर्स इन गुब्बारों में इस वजह से बांध दिए जाते थे ताकि इनके लोकेशन का पता चलता रहे। एक गुब्बारे को पहले छोड़ा गया था, दूसरे गुब्बारे को कुछ देर के बाद छोड़ा गया था। एंटी एयरक्राफ्ट गन की एक यूनिट ने एक गुब्बारे को पहचान भी लिया था और फायरिंग नहीं करी थी। तो विलियम गॉस की रिपोर्ट के मुताबिक किसी एंटी एयरक्राफ्ट गन की यूनिट ने इन दोनों गुब्बारों में से एक गुब्बारे को दुश्मन देश का जहाज समझ लिया और फायरिंग करना शुरू कर दिया। फायरिंग की वजह से आसमान में धुआं फैला और धुएं की वजह से लोगों तथा सेना के जवानों ने गुब्बारे को अलग अलग चीज़ें समझ लिया। कुछ देर बाद जब दूसरा गुब्बारा छोड़ा गया तो धुएं तथा फेंके जाने वाली लाइटों की वजह से इसने कई विमान होने का भ्रम पैदा कर दिया। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट की बात यह थी कि वेदर बलून्स को एनिमी एयरक्राफ्ट समझकर फायरिंग शुरू हुई, फिर इससे भ्रम फैला, फायरिंग और ज़्यादा बढ़ी और फिर होते होते काफ़ी बड़ी तादाद में फायरिंग होने लगी। फिर 1 घंटे तक फायरिंग चलती रही। ये एक रिपोर्ट थी, लेकिन इस रिपोर्ट में दिक्कतें थी। पहली बात ये थी कि सेना के जवान वेदर बलून को पहचान नहीं पाए। ये बात मानने वाली नहीं लगती है। वेदर बलून छोड़े जाना उस समय आम बात थी और हर इंसान, सेना का हर जवान भी वेदर बलून को अच्छी तरह से पहचानता था। फिर 1-2 नहीं बल्कि सभी लोग गलती करते। 250 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को दागने वाले जवान, आसमान में आंखें गड़ाए हजारों एयर रेड वॉलंटियर्स और सिविलियंस, सबने गलती करती। और ये बात कहने में अच्छी लगती है कि सेल्स के धुएं की वजह से आसमान पूरी तरह से भर गया था, वहाँ पर ज्वालामुखी की जितना धुआं पैदा हो गया था, जबकि ऐसा होता नहीं है। 1 घंटे तक फायरिंग चली थी, धुआं उड़ता रहता है और फोटोग्राफ्स में भी हमें आसमान में ज़्यादा धुआं मौजूद नहीं दिखाई देता है। तो ये बात भी मानने वाली नहीं लगती है कि धुएं की वजह से कोई भी जवान इन गुब्बारों को पहचान नहीं पाया था। इसके अलावा अगर 1430 सेल्स दागे गए थे तो एक भी गुब्बारा नीचे क्यों नहीं गिरा था? ये बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि अगले दिन लॉस एंजलिस शहर में मौसम का पता लगाने वाला एक भी गुब्बारा नहीं मिला था। और अगर ये वाकई गुब्बारा था तो क्या 9 सर्चलाइट इस पर फेंकने के बाद भी इसे पहचाना नहीं जा सका? क्योंकि जो फोटो अखबार में छपी थी उसे भले ही थोड़ा बहुत टचअप किया गया हो, लेकिन जो ओरिजिनल फ़ोटो है उस पर कोई भी विवाद नहीं है, वो पूरी तरह से असली है। फिर ये जितने भी फायर करने वाले जवान थे, इनको लगभग 500 मील की रफ्तार से उड़ान भरने वाले विमानों को निशाना बनाने के लिए ट्रेन किया गया था। तो फिर ये 50 मील की धीमी रफ्तार से उड़ने वाले गुब्बारों को निशाना बनाने में सबके सब नाकाम क्यों रहे थे? और अगर ये गुब्बारे थे तो राडार पर 200 मील दूर दिखाई क्यों दिए थे? लगातार आधे घंटे तक दिखाई देते रहे और 200 मील से भी ज़्यादा दूरी में उड़ते रहे। राडार पर दिखाई देने के हिसाब से इनकी गति भी एक जैसी नहीं थी। कभी ये धीमे उड़ते तो कभी तेज उड़ते, कभी एक जगह पर रुके रहते। ऐसा स्क्रीन्स पर दिखाई देने वाले ब्लिप्स के आधार पर पता चला था। इसके बारे में सेना की तरफ से सफाई दी गई कि उस समय के राडार परफेक्ट नहीं थे और कभी कभी गलत जानकारी भी दे दिया करते थे। मौसम, चिड़ियों या फिर दूसरी चीज़ों की वजहों से ये गलत जानकारी दे दिया करते थे। लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि राडार परफेक्ट नहीं थे, तो एक राडार स्टेशन ने नहीं बल्कि 3 राडार स्टेशनों ने इन चीज़ों को देखा था और समुद्री किनारे तक इन पर नज़र रखी थी। तो क्या तीनों राडार स्टेशनों में एक ही समय खराबी आई? आधे घंटे तक ये चीज़ 200 मील तक तीनों स्टेशनों पर दिखाई देती रही, उसके बाद एक साथ तीनों जगहों से गायब हो गई। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये खराबी ही एक परफेक्ट खराबी है। तो फिर हम क्या माने? क्या ये वाकई में वेदर बलून थे, या फिर ये हो सकता है कि वेदर बलून भी उस समय आसमान में मौजूद रहे हों या घटना के पहले वहाँ से गुजरे हों, लेकिन जिन चीज़ों पर सेना ने फायरिंग की वो वेदर बलून नहीं थे बल्कि उड़न तस्तरियाँ थी। इस घटना के कुछ दशकों बाद कुछ डॉक्यूमेंट लीक होते हैं और यूएफओ रिसर्चर्स जो इन उड़न तस्तरियों के मामलों की पड़ताल करते हैं, इनके हाथों में आते हैं। इन डॉक्यूमेंट में एक मेमो भी था जो घटना के कुछ दिनों बाद 5 मार्च को आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जॉर्ज मार्शल के द्वारा राष्ट्रपति रूजवेल्ट को भेजा गया था। इसमें बताया गया था कि 2 अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट को रिकवर किया गया है। एक कैलिफोर्निया के समुद्री किनारे के पास मिला है और दूसरा लॉस एंजलिस के पूर्व में
सैन बर्नार्डिनो माउंटेन के पास मिला है। ये जो एयरक्राफ्ट रिकवर किए गए हैं ये किन्हीं पारंपरिक एयरक्राफ्ट जैसे नहीं हैं। हेडक्वार्टर को पक्का विश्वास है कि रहस्यमयी एयरप्लेन धरती के नहीं है और इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि ये परग्रही हैं। एक और डॉक्यूमेंट लीक हुआ था जो व्हाइट हाउस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को घटना से महज 2 दिन के बाद लिखा गया था। इसमें लिखा था कि सेना के पास जो मटेरियल है उसे युद्ध का सुपर वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। परग्रही डिवाइसेस से जो एटॉमिक सीक्रेट पता चले हैं उनके बारे में डॉक्टर बुश और दूसरे वैज्ञानिकों से बात की गई है कि कैसे इनको इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर बुश ऑफिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड थे और प्रोजेक्ट मैनहट्टन शुरू करने में इनकी अहम भूमिका थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के द्वारा कुछ ही सालों में दुनिया का पहला एटॉमिक हथियार बना लिया गया था। तो क्या राष्ट्रपति रूजवेल्ट के पास उड़न दस्तरियों की जानकारी थी और रूजवेल्ट ने ही इस जानकारी को लोगों से छुपाया था? क्या उड़न दस्तरियों की तकनीक का इस्तेमाल एटॉमिक बम बनाने में किया गया था? इन बातों के जवाब शायद हमें उस दस्तावेज से मिल सकते हैं जो रूजवेल्ट ने घटना के 2 साल बाद 22 फरवरी 1944 को द स्पेशल कमेटी ऑन नॉन टेरेस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम की एक गुप्त संस्था को लिखा था। इसमें राष्ट्रपति ने लिखा था कि मैं डॉक्टर बुश और प्रोफेसर आइंस्टाइन के सुझाव से सहमत हूं कि एक अलग प्रोग्राम की शुरुआत जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। मैं इस पर भी सहमत हूं कि जर्मनी तथा जापान को पूरी तरह से हराने के लिए नॉन टेरेस्ट्रियल तकनीक से प्राप्त एटॉमिक एनर्जी की जानकारी को सुपर वेपन बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रूजवेल्ट इसमें आगे लिखते हैं कि युद्ध के बाद फंड उपलब्ध हो जाने पर परग्रही साइंस और टेक्नोलॉजी को समझने के लिए प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसमें यह भी लिखा था कि मेरा डॉक्टर बुश और दूसरे वैज्ञानिकों से प्राइवेट डिस्कशन हुआ है जो मानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स को इन अद्भुत चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए जो हमारे पास आ गई हैं। और आखिर में लिखा हुआ था कि हकीकत को समझ लेना चाहिए कि हमारा ग्रह ही इकलौता नहीं है जिस पर बुद्धिमान जीव मौजूद हैं। अब ये जो मेमो हैं इन्हें ऑथेंटिकेट तो नहीं किया जा सका क्योंकि ये सारे फोटोकॉपी हैं। स्याही और इस्तेमाल किए जाने वाले पन्नों की जांच से ऑथेंटिकेशन होता है जो इस मामले में नहीं किया जा सकता। लेकिन यूएफओ रिसर्चर मानते हैं कि ये सारे मेमो असली हैं क्योंकि जिस तरीके से लीक हुए थे वो इनके असली होने की संभावना को बढ़ा देता है। खैर, फरवरी 1942 की 25 तारीख को लॉस एंजलिस के आसमान में क्या था ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता और ये राज आज भी बना हुआ है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।